नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। तो देश की सियासत में आजकल बुलडोजर की बड़ी महिमा है। बुलडोजर का सियासी पुण्य प्रताप कुछ ऐसा है कि बुलडोजर चलाने वालों को हर मर्ज का इलाज इसी बुलडोजर में दिखता है। तो वहीं बुलडोजर का विरोध कर रहे लोगों को भी इसी बुलडोजर में सियासी संजीवनी दिख रही है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से भ्रमण करता हुआ अब ये बुलडोजर दिल्ली तो पहले ही पहुंच गया था। अब ये कहां पहुंचा है? ये पहुंचा है जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इसे जम्मू कश्मीर लेकर गई हैं। महबूबा मुफ्ती ये कह रही हैं कि देश में इस वक्त, ध्यान से सुनिए, महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि देश में इस वक्त कानून है ही नहीं। बीजेपी सरकार बुलडोजर से न सिर्फ मुसलमानों के घरों और रोजगार को बुलडोज कर रही है, बल्कि बाबा साहेब के कानून को भी लगातार ध्वस्त कर रही है। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का पोल क्वेश्चन है कि क्या मुसलमानों पर बुलडोजर का महबूबा मुफ्ती का आरोप सही है? एक बार फिर से आपको बताते हुए, क्या मुसलमानों पर बुलडोजर का महबूबा मुफ्ती का आरोप सही है? आपका जवाब जो भी हो, znews.com/वोट के माध्यम से आप अपनी राय हम तक पहुंचाइए इस वादे के साथ कि आपका रिस्पांस हम अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान लगातार शेयर करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बीजेपी सरकार जो है बुलडोजर लेके न सिर्फ वो मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर रही है, उनके रोजगार को बुलडोज कर रही है, बल्कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून था, जो उन्होंने हमारे आईन दिया था, उसको बुलडोज कर रही है। कोई जाके बुलडोजर लेके किसी का मकान गिराता है, किसी का दुकान गिराता है, और उसके बाद उल्टा उन्हीं लोगों को जेल में डाला जाता है जिन बेचारों के का नुकसान हुआ होता है। तो अंधा कानून चल रहा है, इस वक्त कानून नहीं है। हम कभी भी धर्म को लेकर राजनीति नहीं करते। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। सिर्फ उनको घबराना जिन्होंने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया, जिन्होंने एनक्रोचमेंट किया, चाहे वो किसी भी धर्म से हैं। मैं व्यक्ति विशेष की बात, चाहे वो किसी भी धर्म से, उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। तुम्हारी इस रिपोर्ट को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि कैसे महबूबा मुफ्ती बुलडोजर का डर यानी भय दिखा रही हैं। और इस बुलडोजर की कथा में एक और अध्याय जुड़ा है, जब दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने वैसे तो 12 जगहों पर, जी हाँ 12 जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही, लेकिन बाकी जगहों को छोड़कर चर्चा कहां की हुई? चर्चा हुई शाहीन बाग की। सियासी गलियों में शोर है कि शाहीन बाग में नगर निगम बदले की कार्रवाई करने जा रहा है। हालांकि दक्षिण दिल्ली के मेयर ये कह रहे हैं कि इस कार्रवाई को किसी धर्म से जोड़कर देखना गलत होगा, और इसीलिए ताल ठोक के बड़ा सवाल यही है कि आखिर अतिक्रमण पर, एक्शन पर ये भड़काऊ बयानबाजी क्यों? और सिर्फ मुसलमानों पर क्या बुलडोजर चलाया जा रहा है? ये अपने आप में अगर अतिक्रमण पर एक्शन है तो क्या उसे धार्मिक चश्मे से देखा जा सकता है? धर्म देखकर एक्शन, या फिर ये दरअसल एक सियासी टेंशन है क्योंकि ये हमारे राजनीतिक दलों को सूट करता है, इस देश के राजनीतिक दलों को। अतिक्रमण पर वार किया जाता है तो उसमें मजहब की दीवार क्यों लाई जा रही है और किसके लिए लाई जा रही है? बुलडोजर से डराएंगी महबूबा, अपना वोट बैंक बढ़ाएंगी, भूले नहीं जेएमके इलेक्शंस की बात बार बार की जा रही है। तो क्या महबूबा मुफ्ती अपने वोट बैंक को केटर करने की कोशिश कर रही हैं? और महबूबा मुफ्ती को बाय द वे बुलडोजर से डर क्यों लग रहा है? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ राजीव जेटली हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ सुबूही खान हैं, एक्टिविस्ट हैं, और हमारे साथ संजीव सिंह है कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। तो सबसे पहले तो राजीव जेटली, सवाल आप ही से है, और सवाल जो महबूबा मुफ्ती पूछ रही हैं, आप मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, आप मुसलमानों के रोजगार पर बुलडोजर चला रहे हैं, आपका जवाब? नहीं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा हमारे देश के अंदर कौन सी चर्चा शुरू हो गई। मुसलमान मतलब इस देश का नागरिक नहीं है। अवैध कब्जा करने वाला वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर कोई भी व्यक्ति हो, अगर उसने सरकारी संपत्ति को कब्जा रखा है तो उसका उससे छुड़वाना क्या ये किसी सरकार का दायित्व नहीं होना चाहिए?
क्या महबूबा मुफ्ती के रहते हुए जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से अवैध कब्जे करने की छूट दी गई थी? क्या वो मुख्यमंत्री रहते हुए ये रियायत देती थी? क्या हमारे संविधान के अंदर ये लिखा है कि सरकारी संपत्तियों को कब्जा लिया जाए? अगर कहीं पर भी कोई कब्जा होता है, उस कब्जे को हटाने का काम देशव्यापी हो रहा है। मैं अदिति जी आपको बता रहा हूं, मैं आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, क्योंकि इनकी नीतियां रही हैं, इन राजनीतिक पार्टियों की, कांग्रेस की नीतियां रही हैं कि डराओ और वोट पाओ। डराओ वोट पाओ का मतलब ये होता है कि पहले अवैध कब्जा करवाओ, वहां झुग्गियां बसाओ, फिर आप बिजली का कनेक्शन दो, उसके बाद उनको बोलो अगर आपने मुझे वोट नहीं दिया तो आपकी झुग्गियां तोड़ दी जाएंगी। आपने पक्के मकान बना करके नहीं देने थे। आपने ये जो नीति अपनाई थी बड़े लंबे वक्त तक चलती रही। और आप देखिए, ये तो उस राजनीतिक पार्टी से आते हैं जो ज्यादातर राजनीतिक पार्टी आप देखिए प्रॉपर्टी डीलर होते हैं। इनके पार्टी के अंदर आप पूछेंगे ना किसी से क्या व्यवसाय करते हैं, तो 90% मैं आपको बता रहा हूं, इन सभी राजनीतिक पार्टियों में 90% पूछ के देखिए, फाइनेंस का काम करता हूं, प्रॉपर्टी का काम करता हूं, लोगों को बोलते हैं भैया इतने का अच्छा प्लॉट है, बाकी परसेप्शन क्यों बन रही है कि आप एक धर्म विशेष को टारगेट करते हैं? नहीं, धर्म विशेष कहां से आया बीच में? आप बताइए, धर्म विशेष कहां से आया? मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हम थक गए इस बात को सुनते सुनते। इस देश के अंदर, भारत के अंदर, भारत का नागरिक बोलना छोड़ दिया क्या मुसलमानों ने? क्या इन राजनीतिक पार्टियों ने? हर रोज अगर ये दिन में 30 बार बोलते हैं तो मुसलमान बोलते हैं। आपने ही डिबेट करी थी ना, अगर गुप्ता जी की दुकान टूटी, अगर शर्मा जी की दुकान टूटी, अगर वर्मा जी की दुकान टूटी, नागर साहब की टूटी, जाखड़ साहब की टूटी, तो कोई चर्चा नहीं होगी। किसी अहमद की टूटी तो देखिए सबके सब टूट जाते हैं। लेकिन आपके ओपोनेंट्स तो टाइमिंग को लेकर सवाल पूछ रहे हैं ना सर, आपके ओपोनेंट्स एक्शन की टाइमिंग को लेकर सवाल पूछ रहे हैं आपसे। बता दीजिए इनको, बोलिए टाइमिंग बताइए हमें, किस टाइम पे अवैध कब्जे हटाने चाहिए? या तो लिख के दे दें हमारे को, या कोर्ट में चले जाए कि अवैध कब्जे हटाने का टाइम इस महीने से इस महीने इतने बजे से इतने बजे होना चाहिए। कुछ तो रखें, कोई वर्जन तो रखिए अपना, बताए तो सही सरकार कैसे चलती है। लेकिन अगर हनुमान जन्मोत्सव पर जब हिंसा होगी उसके बाद आपको याद आएगा कि जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण है, तब एक्शन होगा, तो सर फिर सवाल पूछे जाएंगे। 6 बार खरगोन में भी यही हुआ। खरगोन में भी सर, आप, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आपके ओपोनेंट आपकी टाइमिंग को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, हमारे ओपोनेंट के पास काम ही नहीं, आज की डेट में खाली बैठे हैं सभी लोग। देखिए आप सर, उनका तो काम है ना सवाल पूछना। अरे तो माला जपते हैं, ये तो माला जपते हैं, मुसलमान 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 मुसलमान। इन्हें लगता है इस माला से ही इनको कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक सर्वाइवल हो जाएगा। अरे भाई आप सोचिए, मैं आदित्य जी तंग आ गए इन बात से। हम कहां पे हर बात में मुसलमान? अरे मुसलमान तो इतने बार मुसलमान तो शायद सऊदी अरबिया में, यूएई में, पाकिस्तान में नहीं बोला जाता होगा जितनी बार दिन में ये नाम लेते हैं। एक बार भी इन्होंने बोला पिछले दिनों में कि ये भारत के लोग हैं, भारत के लोगों के साथ ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए, मुसलमानों के साथ ये होना चाहिए, मुसलमानों के साथ ये नहीं होना चाहिए। अरे ये राजनीतिक पार्टियां मुसलमान के नाम पर ऐसे राजनीति करती हैं जैसे हिंदू तो है नहीं इस देश में, आपको तो सिख तो है ही नहीं। आपको तो सूट करता है ना, आपको वो सूट करता है। उसमें वापस आऊंगी, आपको सूट करता है ऐसा, आपको मदद करता है, आपको मदद करता है। वो अगर ऐसा करते हैं, अगर वो मुसलमान सेंट्रिक पॉलिटिक्स करते हैं तो आपको सूट करता है। इसमें जो वोट बैंक की सियासत है उसे लेकर बार बार ये भी कहा जाता है, AIM को आपकी बी टीम बताया जाता है। राज ठाकरे महाराष्ट्र में जो कर रहे हैं, आपके ओपोनेंट्स कह रहे हैं वो आपकी बी टीम है। बहुत सारे सवाल है। संजीव सिंह, हर बात में मुसलमान मुसलमान करते हैं आप लोग, ये कह रहे हैं राजीव जेटली बीजेपी से। मुझे लगता है कि राजीव जी को एक चीज और ध्यान से देखना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए विपक्ष की आवाज को। जितनी ये बातें कह रहे हैं, मुझे लगता है आदित्य जी ध्यान से देखिएगा कि लगभग जब से ये कर्नाटका से बवाल इन्होंने शुरू किया, नकाब से लेकर के, झटका मीट से लेकर के, और उसके बाद बुलडोजर से लेकर के, तमाम मुद्दा हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार कहती कि महंगाई पर चर्चा कब होगी, बेरोजगारी पे चर्चा कब होगी, बढ़ते हुए अपराध पे चर्चा कब, इस पे खामोश हो जाते हैं। क्योंकि इनके बारे में 2 लाइन कहना चाहता हूं कि मक्तल में आते हैं वो खंजर बदल बदल के, यार अब मैं इतने सिर कहां से लाऊं बदल बदल के, कहां से लाया जाए, किन जो मुद्दे चर्चे करने। खरगोन की चर्चा आपने आदित्य जी की, आपको ख्याल होगा कि विकलांग वसीम ने सवाल पूछा था कि मेरे पास दोनों हाथ नहीं है, मैं कैसे दंगे में चला गया, जिसका घर गिरा दिया गया। वहां पे जिनको एक्यूज बनाया गया, ऑलरेडी वो एक्यूज जेल में थे, वो कैसे आकर के दंगा कर गए। नहीं, मैं आपसे एक क्लैरिटी चाह रही हूँ, अवैध निर्माण पर एक्शन हो या ना हो? मैं बिल्कुल कह रहा हूं, अवैध निर्माण पे एक्शन होना चाहिए, कानून संबद्ध होना चाहिए। तो फिर जब वो तो कह रहे हैं हमने अवैध निर्माण पर एक्शन लिया, तो फिर दिक्कत क्या? कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए, क्यों रोक दिया? गिराना चाहिए था ना, क्योंकि इन्होंने नियम का पालन नहीं किया। आप पहले नोटिस
दो चीजों को मिक्सअप आप नहीं मिक्सअप कर करें। रहा आपने हूं। खरगोन से स्टार्ट किया, आप जहांगीरपुरी में चले गए सर। या तो अच्छा एक बार सुन लीजिए आप। नहीं तथ्यों को गलत तरीके से ट्विस्ट मत कीजिएगा प्लीज। तथ्यों के साथ कह रहा हूं, सुनिए, दोनों जगह आपने बात कही। आपने खरगोन की बात की, मैंने खरगोन की बात कही, जहांगीरपुरी की बात सर की, मैंने तो आप ही का सवाल पूछा उनसे। मैंने तो आप ही का सवाल पूछा है ना सर। अगर आदित्य जी 10 मिनट भी नहीं 10 सेकंड भी नहीं सुन सकती तो मेरा लगता है कि स्टूडियो में सर आप 10 सेकंड से कहीं ज्यादा बोल चुके हैं। आपको अब जैसे मैंने उन्हें बीच में टोक कर सवाल पूछा, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि वो सवाल आपको सूट करते थे। अगर आप तथ्यों को ट्विस्ट करेंगे तो आपको भी टोकना मेरी जिम्मेदारी है सर। ऐसा मत कीजिए कि जब मैं उन्हें टोकूं तो आप ताली पीटें और जब मैं आपको भी टोक कर दुरुस्त करूं तो आपको दिक्कत होने लगे। तो अब आप जवाब दीजिए। राहुल गांधी कह रहे थे, सर सुन लीजिए प्लीज। राहुल गांधी कह रहे थे बुलडोजर चला दिया कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर, बुलडोजर चला दिया माइनॉरिटीज पर। बिल्कुल ठीक। अब जवाब दे दूं, एक उत्तर दे दें राजीव जी कि आईपीसी सीआरपीसी की किस धारा में लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति को, मैं कह रहा हूं संविधान के तहत वो चीजें तय होंगी। कहां लिखा है कि अगर उसके ऊपर आपने आरोपी बनाया, आरोप तय नहीं हुआ, सिद्ध नहीं हुआ, तो आप उसके ऊपर बुलडोजर चला देंगे? इसका जवाब दे दें, कहां लिखा है, कानून की किस धारा में है, थोड़ा बता देंगे। राजीव जेटली थोड़ी आवाज ब्रेक कर रही थी, मुझे अगर थोड़ा आदित्य बता देंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। क्या पूछना चाह रहे थे? मैं आपको वापस मंच दूंगी। इस वक्त हमारे साथ AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हैं। असदुद्दीन ओवैसी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। जी सर, मैं इस इंटरव्यू की शुरुआत एक बयान के साथ करना चाहती हूँ। महबूबा मुफ्ती का ये स्टेटमेंट है, चाहूंगी उस पर आपकी प्रतिक्रिया। हालांकि आपके ट्वीट के माध्यम से आप बार बार इस बात को उठाते रहे हैं, एक बार आप सुन लें महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं, फिर मैं चाहूंगी कि आपका क्या स्टैंड है इस पर, उसे ही लेकर मेरा सवाल है प्लीज। बीजेपी सरकार जो है बुलडोजर लेके न सिर्फ वो मुसलमानों के घरों को बुलडोज कर रही है, उनके रोजगार को बुलडोज कर रही है, बल्कि वो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कानून था, जो उन्होंने हमारे आईन दिया था, उसको बुलडोज कर रही है। कोई जाके बुलडोजर लेके किसी का मकान गिराता है, किसी का दुकान गिराता है, और उसके बाद उल्टा उन्हीं लोगों को जेल में डाला जाता है जिन बेचारों का नुकसान हुआ होता है। तो अंधा कानून चल रहा है, इसको कानून नहीं है। तो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, रोजगार पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ऐसी बातें आप भी कहते हैं। लेकिन उनके स्टेटमेंट का जो दूसरा हिस्सा था जिसमें उन्होंने कहा कि कानून को लेकर जो वो सवाल पूछ रहे थे कि कानून नहीं है। सबसे पहले तो खुद आप बैरिस्टर हैं, इस देश में कानून है आपकी नजर में या नहीं है? मैडम अब देखिए, आप मुझे दावत दी आपके प्रोग्राम में आने के लिए, मैं आ गया। अब महबूबा मुफ्ती साहिबा वो क्या बोलेंगी आप उनसे कहिए, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप बीजेपी के प्रवक्ता को बिठाइए, क्योंकि वो और महबूबा मुफ्ती साहिबा मिलकर सरकार बनाई थी और चलाई भी ना उसको। मरूम मुफ्ती साहब थे, फिर बाद में महबूबा मुफ्ती को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, डिप्टी CM बीजेपी का था। तो बेहतर है कि उनके इस रिएक्शन का जवाब बीजेपी अच्छी तरह दे सकती, क्योंकि सत्ता में थे वो लोग साथ में मिलकर। ओवैसी साहब, बीजेपी से मैंने इस सवाल पे जवाब लिया है, आप इस डिस्कशन में लेट आए और वैसे भी हम और आप डायरेक्ट बात करने वाले हैं। दूसरी बात, आपकी पार्टी, आप खुद भी इस बात को कहते रहे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप जहांगीरपुरी में जब बुलडोजर चलाया गया था तब आपके द्वारा इस बात को उठाया गया था। उससे पहले जब जहांगीरपुरी हिंसा हुई थी तब भी आपने ये बात कही थी कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। नहीं, बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई हो रही है ना। देखिए, अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कितने 13 मुस्लिम घरों को खाली सेंधवा में तोड़ा गया। आप खरगोन में जाइए तो खरगोन में 22 घर और छोटे झोपड़ियाँ थे जिनको डिमोलिश कर दिया गया, पूरे मुसलमानों के। बल्कि मध्य प्रदेश में तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जनाब शिवराज ने क्रिएट किया कि जिसके हाथ टूटे हुए हैं उस पर इल्ज़ाम लगा दे कि पत्थर फेंके, उसकी दुकान को तोड़ दिया आपने। दिल्ली में यकीनन ज़्यादातर मुसलमानों की तोड़ी गई, मगर उसमें हमारे हिंदू भाई की भी दुकानों को तोड़ा गया। मकसद तोड़ने का दिल्ली में इसलिए था क्योंकि अप्रैल 20 को बीजेपी के दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष ने लेटर लिखा कि तोड़ो मुसलमानों के दुकानों को, घर को, तो बेचारे उसमें हमारे हिंदू भाइयों की दुकान को भी तोड़ दिया गया। एक तरफा कार्रवाई तो बीजेपी कर रही है, और मैं तो ट्विटर के माध्यम से इस बात को कहा हूँ कि बीजेपी तो मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग शुरू कर चुकी है।
इसीलिए आप देख रहे हैं कि सब ये इस तरह की एक तरफा कार्रवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया जाता है, नोटिस नहीं दी जाती है। आज गुजरात में हम बात करें, खंबाट में तोड़ दिया गया मुसलमान घरों को। भाई आप कौन से कानून के तोड़ेंगे? आपको नोटिस नहीं देंगे, आप सिर्फ आप ये तय कर लेंगे कि आप जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन जाएंगे कि पत्थर फेंके। अरे भाई पत्थर फेंके, अगर पत्थर फेंका भी कोई है तो आप कोर्ट में कन्विक्ट कराइए और कोर्ट उसको सजा देगा। घर को तोड़ने की सजा कोर्ट देगा क्या? तो ये कलेक्टिव पनिशमेंट मुसलमानों को बीजेपी की सरकारें दे रही हैं और इसका मैं कंडेम करता हूं, क्योंकि ये पूरा रूल ऑफ लॉ को जो एडिफिस है उसको ही कमजोर कर देता है। फ्रीडम और फंडामेंटल राइट से तमाम उसको बीजेपी खत्म कर रही है। ओवैसी साहब, अभी आपने कहा, आपने खुद ही कहा, जो अभी आपने जवाब दिया कि हिंदू भाइयों पर भी कार्रवाई की गई, फिर आपने ये भी कहा ये एक तरफा ऐलान जंग कर चुकी है बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ। एक जवाब में दोनों बातें कैसे ठहरती हैं? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि जहां तक गुजरात, मध्य प्रदेश की बात है, वहां पर एक तरफा डेमोलिशन हुआ है मुसलमानों का। जहां तक दिल्ली की बात है, यकीनन मेजॉरिटी 90% मुसलमानों के घर और दुकानों को तोड़ा गया। 10% हमारे हिंदू भाइयों को, जिसमें वो गुप्ता साहब खुद सुप्रीम कोर्ट को गए हैं, उनको भी तोड़ा गया है। कल 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में 100 पुराना साल से 100 साल से पुराने एक जामिअतुल अशरफिया मदरसा है जो पूरे साउथ एशिया में मशहूर है, उसके आप जाकर उसमें तोड़ दिया। आप 100 साल पुराना मदरसा है, 50 साल से इमारत थी। योगी सरकार ने जाकर मदरसे को, जो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, उसकी एक बिल्डिंग को आपने डिमोलिश कर दिया। तो ये तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है ना मैडम। ओवैसी साहब, आपने कहा एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जब आप ये कहते हैं कि हिंदू भाइयों पर भी कार्रवाई की गई, अब ये मैं आपसे क्लैरिटी के लिए सवाल पूछ रही हूं, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है आपके हिसाब से? जिस सवाल के साथ मैंने इस डिस्कशन की शुरुआत की थी और जो महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट का एक हिस्सा था, वो एग्जैक्टली यही था। जब असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं तो उन्हें क्या लगता है, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, कानून है या नहीं है? देखिए मैडम, अगर कॉन्स्टिट्यूशन को जिंदा रखना है ना, तो जो रूलिंग पार्टीज हैं उनको उसके मातहत काम करना पड़ेगा। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि किसी के घर को, दुकान को आप नहीं तोड़ सकते जब तक के नोटिस नहीं दिए। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कोई स्टोन पेल्टिंग करता है तो उसको कोर्ट से सजा दिलवाइए। आप कलेक्टिव पनिशमेंट एक समुदाय को नहीं दे सकते। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर कोई मुर्दा कर रहा है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन को बर्बाद कर रहा है, तो वो बीजेपी की जहां सरकारें वो कर रही हैं। संविधान है, मगर संविधान को अमल करना, पासो लिहाज रखना, उसको जिंदा रखना, ये तो सरकारों का काम है। अगर सरकार खुद ही संविधान की धज्जियां उड़ा रही है तो फिर उसका क्या कहेंगे उसको आप? फिर तो आप ये कहना चाह रहे हैं इस वक्त इस देश में संविधान को अपहोल्ड नहीं किया जा रहा? देखिए, जो बीजेपी की सरकार ने दिल्ली में किया, तो वो तो जो रूल ऑफ लॉ का एडिफिस है उसको कमजोर कर रहे हैं। जो फ्रीडम्स हैं, फंडामेंटल राइट्स है, उसको धुतकार रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। और बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने अप्रैल 20 को लेटर लिखा था कि इन लोगों के घर तोड़ दो क्योंकि पत्थर फेंके थे। उसके बाद ही तो बुलडोजर आया। बल्कि वो नहीं, बल्कि कल 2 दिन पहले की डिंडोरी मध्य प्रदेश की मिसाल दे रहा हूं आपको। आसिफ खान एक लड़का है, वो किसी एक लड़की से शादी करता, वो लड़की अडल्ट है, तो डिंडोरी मध्य प्रदेश में उसके घर को तोड़ा जाता है कि तूने शादी क्यों की। और डिंडोरी का कलेक्टर कहता है कि हमने अनसोशल एलिमेंट का घर तोड़ दिया। कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं आप? संविधान को कमजोर कौन कर रहा है? संविधान की धज्जियां कौन उड़ा रहा है? अभी आपने जो एग्जाम्पल दिया उसमें क्लैरिटी के लिए सर ये कहा जा रहा है कि हिंदू नाम से शादी की गई थी, हिंदू नाम अपनी रियल आइडेंटिटी को छिपाया गया था। सर,
इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। लेकिन मैं वापस कॉन्स्टिट्यूशन पर आ रही हूं सर, प्लीज। मैं सुनिए एक मिनट मैडम, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको जो एडिटोरियल टीम आपसे कह रही है गलत और झूठ कह रही है। जबलपुर कोर्ट में वो लड़की गई, कोर्ट ने कहा इसको प्रोटेक्शन दो, उसने वीडियो जारी किया। वो आपकी बात को थोड़ी देर के लिए सच मान लेते हैं जो सच नहीं है। घर कौन सा तोड़ा बताओ? घर तोड़ने का इजाजत किसने दी तुमको? आप में और उन चोरों में क्या फर्क है जो किसी घर में जाकर चोरी करते हैं? तो आप तो चोरों से बढ़कर चोर बने हुए कि शादी की तो घर तोड़ेंगे, पत्थर फेंके तो घर। ओवैसी साहब, आप मुझसे ज्यादा बेहतर कानून समझते हैं सर। आप तो कानून पर एक तरह की अथॉरिटी, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। आरोप है ना सर, उसके लिए अदालतें बैठी हैं। और वही मेरा आपसे सवाल है, आप जो बात कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, जो आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड नहीं किया जा रहा, आप कह रहे हैं सत्ता पक्ष उसे अपहोल्ड नहीं कर रहा है, आप चले जाइए कोर्ट सर। क्या मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया क्या सर? इसीलिए तो मैंने आपसे कहा बंद हो गए हैं क्या सर? मैं इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ, इस देश में अदालतें हैं, इस देश के कानून की अहमियत, तो फिर उस कानून को कैसे इंप्लीमेंट कराना है ओवैसी साहब, ये तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। आप अदालत चले जाइए, क्योंकि अगर आपसे कौन सा कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है मैडम? कौन से कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है? सरकार खुद कानून बन चुकी है, सरकार खुद कोर्ट बन चुकी है, सरकार खुद जज बन चुकी है, तो फिर सुनवाई कहाँ होगी काम कर रही है। फिर सुनवाई कहाँ होगी ओवैसी साहब? आपको पता है इस समय करोड़ों लोग सुन रहे हैं। वही तो हम कह रहे हैं, आप जो बातें कह रहे हैं इसके बाद कोर्ट कचहरी अदालतों पर से भरोसा हिल जाएगा सर। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मुबारकपुर में 100 साल के मदरसे की बिल्डिंग को 50 साल से वहां पर आपने तोड़ दिया। जामतुल अशरफिया की बिल्डिंग को आपने उत्तर सरकार ने तोड़ दिया। किस लिए तोड़ा बताइए ना? नोटिस दिया आपने? कौन से कानून तहत तोड़ा आपने? आसिफ का घर बताइए। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कि नोटिस दो। अलवर में 3 मंदिर हटाए गए सर, उन पर भी चला बुलडोजर। सुनिए मेरी बात को, वो भी कहता हूं, मदरसा मंदिर वो भी बताता हूं आपको, उसका भी सुनिए, उसका भी जवाब सुन लीजिए आप। अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना अलवर की मंदिर का और मध्य प्रदेश के घरों का, अलवर की मंदिर को जो तोड़ा गया वो म्युनिसिपैलिटी बोर्ड में बीजेपी की मेजॉरिटी से उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और कांग्रेस की निकम्मी सरकार गहलोत ने उस मंदिर को तोड़ा, जिसको मैंने कंडेम किया। अगर आप दिल्ली का देखेंगे तो कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ बताइए? कौन सा नोटिस दिया गया? सेंधवा में, खरगोन में जो घर तोड़े गए बुलडोजर लगाकर, आज गुजरात में खंबाट में तोड़ा गया, कौन सी नोटिस दी गई बताइए आपने? सरकार खुद चीफ जस्टिस बन चुकी है, कोर्ट बन चुकी है, पुलिस बन चुकी है। कानून का राज नहीं, जंगल कानून अगर है तो कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नोटिस दिया, आप नोटिस नहीं देते। आप जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस देने के, जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट के नोटिस देने के। अनार्की तो आप फैला रहे हैं ना, अहंकार में डूब करके आप सत्ता में जो चाहे करेंगे। नहीं कर सकते आप जो चाहे, आपकी पूछ होगी और आपकी गलतियों की पकड़ होगी, अदालत में भी होगी, जनता की अदालत में होगी और अल्लाह के दरबार में भी होगी, देखना आप। तो वैसे ही साहब 2 बातें सर, 2 बातें। एक बात, जब आपने मदरसा का जिक्र किया सर, आप इतने वरिष्ठ हैं, आपने कहा मैंने मंदिर को जब गिराया गया, मंदिर ध्वस्त किया गया तो मैंने खंडन किया, तो आपने मंदिर का जिक्र नहीं किया था। तो एक तरफा बात करने के आरोप आपके ओपोनेंट्स आप पर लगाते हैं। दूसरी बात सर, आपने अरे मैडम आप ट्विटर अकाउंट देखिए, आप ट्विटर अकाउंट नहीं, गलत कह रहे हैं आप। नहीं, आप सेलेक्ट नहीं, अगर आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है तो मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। मेरी मेमोरी की चिंता आप मत कीजिए, मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। आप निजी आपसे बिल्कुल चिंता कर रहा हूं क्योंकि आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर। ओवैसी साहब, ये मैं इल्जाम नहीं लगा रही, आपके ओपोनेंट्स लगाते हैं। जाकर मैंने पब्लिक, चलिए मैडम मेरे 10 मिनट हो चुके हैं, मुझे याद नहीं सर, जवाब रखें आप, जवाब दें सर, जवाब दें
सर, अगर आपसे सवाल किया जाए तो आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। एक तरफा नैरेटिव थोड़ी हो सकता है सर, सवाल तो पूछे जाएंगे। आप ये भी कहते हैं कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट कराने के लिए आप कोर्ट कचहरी को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं, और फिर आप ये भी कह देते हैं कि नहीं नहीं, कोर्ट कचहरियों में पूरा इंसाफ होगा, कोर्ट कचहरियों में इस बात को उठाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला अजदुद्दीन ओवैसी जी, जी न्यूज के लिए। राजीव जेटली, आपका जवाब। मुझे मौका नहीं मिल पाया था, मैं जवाब देना चाहता था। आप ये देखिए कि कैसा माहौल बन गया है। जो अपने आप को मुसलमानों के तथाकथित मसीहा बताते हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम आपके मसीहा हैं, हम आपकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे, और हमने अवैध कब्जे करने वालों को, अवैध धंधे करने वालों को, अवैध लोगों को मुसलमान नाम दे दिया है। अब इन्हें समझने की जरूरत है, क्या वो सभी लोग जो अवैध कबाड़ का बिजनेस करते हैं, अवैध रूप से कब्जे कर करके बैठे हैं, अवैध रूप से सड़कों पर अपने कार्य कर रहे हैं, लोगों पर पत्थर मार रहे हैं, क्या ये मुसलमान होता है? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ओवैसी साहब कह करके गए हैं। बार बार वो इस बात को फोकस कर रहे हैं, इस बात पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। या महबूबा मुफ्ती जैसे आपने बताया कि उन्होंने कोट किया कि बुलडोजर मुसलमानों पे चल रहा है। हम कहते हैं अगर किसी ने भी कोई गैर कानूनी काम किया और उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और वो गलती से उसका नाम अहमद या अफजल हो सकता है, तो उसे ये मुसलमान का नाम देते हैं। अगर इन्होंने पूरी कौम को बदनाम किया है, तो मैं आपको बताता हूं इन सभी नेताओं ने किया है। हर गैर कानूनी काम करने वालों को टीवी पर चिल्ला चिल्लाकर ये मुसलमान बोलते हैं। अगर इन्होंने इसी तरीके से यही रवैया अपना के रखा, तो इन्होंने क्या छवि बना दी इस देश में मुसलमानों की? आप सोचिए इस बात को। हर बार हम ये कहते हैं इस देश के नागरिक कोई भी अगर गैर कानूनी गतिविधि में पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई को लेकर सवाल होता है ना सर, आपकी टाइमिंग को लेकर सवाल होता है। वही सवाल वापस उसी पॉइंट पर हम लौट रहे हैं जिस पर मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा था। शौकत चौधरी हमारे साथ है पीडीपी का पक्ष रखने के लिए। आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाएंगे, अगर देश में कानून नहीं है शौकत चौधरी, तो फिर क्या है? महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि कानून नहीं है, तो फिर क्या है? नहीं, कानून तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कानून की इंप्लीमेंटेशन कितनी होती है। एक आम आदमी के साथ जब नाइंसाफी होती है, और वह नाइंसाफी भी बदकिस्मती से सरकार की वजह से होती है, तो क्या सरकार में जो लोग बैठे हैं उन पर कानून लागू नहीं होता है क्या? जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं अगर गलत कर रहे हैं तो उनके लिए भी कानून वही है जो आम आदमी के लिए है। नहीं, हर एक्शन में मुसलमान कैसे आ जाता है, मैं ये समझना चाह रही हूँ। महबूबा मुफ्ती को बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के घर, सिर्फ मुसलमानों के रोजगार पर चलता दिखा, ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा मैडम। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान में वाहिद एक ऐसी रियासत थी जो मुस्लिम मेजॉरिटी रियासत थी, लेकिन हमारी सरकार के पास इतनी टॉलरेंस नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर को उस तरीके से रखे जिस तरीके से सदियों से 500 साल से जैसे रियासत जम्मू कश्मीर रहती आई। लेकिन ये इंटॉलरेंस का रिजल्ट है कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को तहस नहस कर दिया, और उसके बाद आज भी अगर कोई इंसिडेंट होता है, अगर अपनी कोई भी नाइंसाफी के खिलाफ कश्मीर में अगर कोई नौजवान बोलता है तो उसके बोलने पर पाबंदी है और उसके ऊपर यूएपीए लगाया जाता है। मतलब आपके पास एजेंसी है जो एजेंसी एफआईआर काट सकती है, आपको जेल में भर सकती है, तो आप क्या किसी नाइंसाफी के खिलाफ बोलने पर उसको अंदर कर देंगे और यूएपीए लगा देंगे? और जितनी बिल्डिंग्स गिरेंगी, दुकानें गिरेंगी, वो सारे एक ही कम्युनिटी की गिरेंगी। तो हम ये ना कहें तो क्या कहेंगे, आप ही बताइए। अच्छा, आपने कहा कि बोलने नहीं दिया जाता, वैसे इस डिस्कशन में आप जम्मू कश्मीर से ही बैठे हैं, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में ही रहती हैं, तो डराया धमकाया जाता है, फिर ये स्टेटमेंट आ जाते हैं, फिर इस तरह के स्टेटमेंट आ जाते हैं। नहीं, खाली स्टेटमेंट नहीं आते हैं, जो हो रहा है मैं वो बता रहा हूं आपको। आप कश्मीर में अपनी बात नहीं रख सकते हैं। आप कश्मीर में रोड पर खड़े होके सरकार को जो है वो उसकी गलती का एहसास नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि अगले ही मिनट में आपको उठा के जेल में बंद किया जाता है और आपके ऊपर नॉर्मल इसकी काफी तस्वीरें देखी है। वैसे आपके ऊपर यूएपीए लगाया जाता है। शौकत चौधरी, इस मंच पर बैठकर गुमराह मत कीजिएगा।
इस मंच पर बैठकर गुमराह नहीं कीजिएगा। मैंने उमर अब्दुल्ला के प्रोटेस्ट की भी तस्वीरें देखी हैं, मैंने एलजी के आवास तक पीडीपी द्वारा जो प्रोटेस्ट किया गया था वो तस्वीरें भी देखी हैं। कोशिश करूंगी इस ब्रॉडकास्ट के दौरान ये जो आप गलत तरीके से या तथ्य नहीं अपना प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप ना करें, वो आप ना करें, क्योंकि इसके बाकायदा सबूत है, तस्वीरें हैं। प्लीज गुमराह मत कीजिए, गलत बयानी मत कीजिए इस मंच पर बैठकर, गलत बयानी मत कीजिए इस मंच पर बैठकर। मौलाना कादरी सर, क्या मैंने आपको बहुत वक्त दिया, बहुत वक्त दिया? इंटॉलरेंस कर रहे थे ना सर आप, इंटॉलरेंस आप कह रहे थे। ये 89-90 में ये इंटॉलरेंस कहाँ चली गई थी? ये इंटॉलरेंस 89-90 में कहाँ थी? एक सेकंड शौकत चौधरी, 1989-1990 में इंटॉलरेंस कहाँ थी? आपने बार बार कहा मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम मेजॉरिटी। 1989-90 में क्या इंटॉलरेंस कहाँ चली गई थी? तब किसी को इंटॉलरेंस नहीं दिखी थी। आपको तब की इंटॉलरेंस की आज बात की जाती है तो उसमें भी आपको लगता है कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है। प्लीज, इसीलिए नहीं, मुझे सुनने की आदत है, आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट की आदत नहीं है। आप लोग ये चाहते हैं कि जो मॉडरेटर है वो आपकी हाँ में हाँ मिलाए और आपसे सवाल ना करे। इतने इंटॉलरेंट मत हुई। जब इंटॉलरेंस की बात करते हैं तो सवाल सुनने की हिम्मत रखा कीजिए, सवाल सुनने की हिम्मत रखा कीजिए। मौलाना कादरी, क्या है इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई दी जाती है बार बार कि देश में संविधान है, संविधान है, संविधान है। जब संविधान है तो उसमें फिर ये बातें कहां से आती है कि मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है? किसी हिंदू के राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटेड है, किसी मुसलमान के राइट्स भी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, किसी क्रिश्चियन के राइट्स भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, किसी सिख के राइट्स भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है। देखिए मैडम, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो सारे मज़ाहिब के लोगों को जो राइट्स दिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा कि अभी आपने ओवैसी साहब को सुना है कि ओवैसी साहब ने जिस बात की तरफ आपकी मेरी सारे देश की तवज्जो दिलाई है, सारे देश को ये बात सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है, मुख्यमंत्री जो है वो जुडिशरी नहीं है। अगर किसी पर आरोप है तो वो आरोप को कोर्ट में सिद्ध होने दीजिए, उसके बाद आप उसकी प्रॉपर्टी गिराइए, कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक जो करना है करिए। लेकिन जिस तरीके से हमारे देश की आर्थिक स्थिति फिल वक्त है और जो जहांगीरपुरी में जो हालत हुई है, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर जो गरीबों के कारोबार को तबाह बर्बाद किए गए हैं, इसको हम पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। अरे ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन तो जमाने दराज से था। अभी तो कोविड से उठकर हमारे लोग बहाली की तरफ आ रहे हैं। कई लोग अपने बच्चों को स्कूल ले भी जा रहे हैं क्योंकि वो फीस पे नहीं कर सकते। इन हालात में जो गरीबों के कारोबार, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, जो मुतासिर हुए हैं, तो इसकी भरपाई कौन करने वाला है मैडम? तो आपने ये कहा कि इलीगल कंस्ट्रक्शन तो बहुत लंबे अरसे से है, आप ये मानते हैं कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए? गवर्नमेंट कह रही है ना कि अवैध फिर उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए। वैसे हिसाब से मैं सवाल लेना चाह रही थी, वो चले गए पहले ही। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन पर एक्शन होना चाहिए आपके हिसाब से कि नहीं होना चाहिए? इलीगल कंस्ट्रक्शन पर बराबर एक्शन होना चाहिए। ये तो जब एक्शन हुआ तो फिर इसमें हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा? ये टाइमिंग गलत थी। ये वक्त लोगों को बेरोजगार करने का नहीं था। तो आपके हिसाब से राइट टाइमिंग कब होगी? नहीं, आप ये बता दीजिए आज की राइट टाइमिंग कब होगी? इलीगल कंस्ट्रक्शन पर एक्शन के लिए राइट टाइमिंग कौन सी होती है? सुनिए, जरा हालात को सुधरने दीजिए, थोड़ा हमारी आर्थिक स्थिति सुधरने दीजिए, लोगों को संभलने दीजिए। 2 साल के कोरोना के बाद लोग तो अब अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन आप ये दंगों के नाम पर जो है, इलीगल कंस्ट्रक्शन के नाम पर आप लोगों के कारोबार बर्बाद कर दिए। नहीं, आप दो बातें ले आए। आपने दंगा भी ले लिया इसमें और इलीगल कंस्ट्रक्शन भी ले लिया इसमें। सर, दोनों चीजें अलग हैं, दोनों बातें अलग हैं, दोनों बातें अलग हैं सर। आप कहते हैं अवैध निर्माण पर एक्शन हो, फिर आप कहते हैं उसके लिए मूर्त निकाला जाए। इंतजार कीजिए, आप टाइम बता दीजिए ना सर, आप टाइम बता दीजिए जब आप हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे इसमें। अरे ना मैडम, मैं तो चाहता ही नहीं ना कि हिंदू मुसलमान हो। मैं तो चाहता हूँ कि एक भारतीय के नाते सबको देखा जाए। हाँ, बातें तो कोई नहीं करता भारतीय के नाते, बातें कोई नहीं करता। अभी तक तो मुझे एक भी भारतीय की आवाज नहीं सुनाई थी इसमें, इस पूरे डिस्कशन में। करीब आधा घंटा हो गया मुझे डिस्कशन करते हुए। सैयद असीम वकार कुछ कहना चाह रहे हैं? सैयद असीम वकार।
सैयद असीम वकार, आवाज आ रही है? आपको आ रही है आवाज मेरी? जी जी आ रही है, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी बोलिए। जी, ये भड़काऊ पॉलिटिक्स कब तक होगी? नहीं, यही तो हम लोग जानना चाह रहे हैं कि ये भड़काऊ पॉलिटिक्स कब तक होगी, और आप लोग जवाब देने पे तैयार नहीं है, बीजेपी वाले जवाब देने पे तैयार नहीं है। तो देश जानना चाह रहा है भड़काऊ पॉलिटिक्स कब तक होगी। चलिए अच्छी बात है, आपको मेरा सवाल जो है वही आपका भी सवाल है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। भाई आप, हाँ बिल्कुल सीधी सी बात है, पूरा देश का सवाल ही है, 135 करोड़ लोगों का सवाल यही है कि ये भड़काऊ पॉलिटिक्स कब तक होगी, और ये महंगाई पे बात कब होगी, और बेरोजगारी पे बात कब होगी। ये पूरे देश का सवाल है। मैं लगातार पूछ रहा हूं, बुरा भी मान जाते हैं न्यूज एंकर्स कि नहीं आप तो बात घुमा रहे हैं, आप तो बात घुमाए दे रहे हैं, आपसे जो पूछा जा रहा है, मुझसे जो आप पूछ रहे हैं वो अलग बात है, जो देश सवाल पूछ रहा है वो अलग बात है। सरकार देश के लोग बनाते हैं, उनके बच्चों को रोजगार चाहिए है, आपने वादा किया था महंगाई कम होगी, 100 दिन में कम होगी, वरना फांसी चढ़ा देना, उल्टा हो गया। 100 दिन में बजाय कम होने के, मुझे तो आज भी याद है वो बाबा रामदेव का वीडियो कि बड़ा हंस हंस कर एक आंख दबा के बोल रहे थे कि 35 रुपये 350 में सिलेंडर चाहिए या 500 रुपए में, तो सिलेंडर तो आज 1000 रुपए का हो गया। वो 35 रुपए का पेट्रोल बेच रहे थे, और हंस हंस के बहुत मुस्कुरा के तंज करके कि बताओ बच्चों 35 रुपए का पेट्रोल हो गया 60 रुपए का, तो आज तो पेट्रोल 100 रुपए के ऊपर चला गया, और आप लोग बोलने पर तैयार नहीं। कौन बोलेगा? हम लोग को आप लोग बोलने नहीं देते। आप लोग हम लोग सवाल पूछे तो हम लोग के बिल्कुल गले में तलवार रखे हैं आप लोग, कि आप बोले और आपको बिल्कुल आपने सीधा किया। ठीक। सैयद असीम वकार, ये आप लोग का मतलब मैं समझी नहीं। आप काफी महिमा मंडन कर देते हैं न्यूज एंकर्स का, मॉडरेटर्स का। अब आप मुद्दे पर आ जाइए। ये महंगाई, ये बेरोजगारी, अभी ओवैसी साहब थे हमारे साथ, सुन लीजिए सर, थोड़ा सा मुझे भी बोलने दीजिए। अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ हो रही है। अरे सर वार्म अप हो गया सर, अब सवाल का जवाब तो लूंगी ना सर। ओवैसी साहब थे कितनी देर पहले, करीब 15 मिनट पहले गए हैं वो जी। हमने तो नहीं सुना, आपने सुना ही होगा कितनी बार उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे उठाए, कितनी बार। देखिए, मैं जब आया था तब वो जा चुके थे, मैं जब आया था तो वो जा चुके थे। अब आपसे उनसे 5 मिनट की 7 मिनट की बात हुई है शायद, जितना मुझे लगता है। आपको कैसे पता सर? आपने तो जब आप आए तो चले गए ना। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पार्टी के, सुनिए मैडम, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी के, उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मैं उन्हीं की पार्टी का प्रवक्ता हूं सर, मुझे पता है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता जी बैठे हुए। नहीं सर, आपको जब न्योता भेजा गया है तो हमें पता है आप AIM के ही प्रवक्ता हैं, पता है ये बात। इसके लिए कोई ज्ञान चक्षु खोलने की जरूरत नहीं है। अब मैं खाली ये जानना चाह रहा हूं, देखिए मैं बीजेपी प्रवक्ता बैठे हैं राजीव जेटली जी। राजीव जेटली भाई से मैं ये पूछ रहा हूं कि राजीव भाई, सरकार बनाने से पहले वादा क्या हुआ था? कितनी रोजगार की बात हुई थी, जरा एक बार बोलिए मुंह से। और कै रुपए में पेट्रोल बेचने की बात हुई थी, जरा बोलिए एक बार मुंह से। और कितने रुपए के सिलेंडर की बात हुई थी, जरा बोलिए एक बार मुंह से। और मेक इन इंडिया के शेयर की हत्या, उसने आत्महत्या कर ली। वो जो मेक इन इंडिया का शेयर था उसका मर्डर हो गया, वो मर गया। अब आपसे पूछ रहा हूं, बताइए, जवाब दीजिए एक बार। कै रुपए में पेट्रोल बेचने की बात हुई थी, कितने रुपए गैस की बात हुई थी, जरा राजू भाई एक मिनट। और डॉलर पे कहा गया था कि जब रुपया गिरता है, जवाब दीजिए। एक सेकंड राजीव जेटली, मैं आपको दूंगी प्लेटफॉर्म। एक सेकंड रुक जाइएगा। अभी थोड़ी देर पहले ओवैसी साहब से जब महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट पर बात हो रही थी, तो मुझे पता नहीं कहां मध्य प्रदेश और पता नहीं उत्तर प्रदेश और कहां लेकर गए सर। लेकिन जिन मुद्दों की बात आप कर रहे हैं, इन मुद्दों पर तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। आपने सवाल पूछा है तो मैं ले रही हूं, लेकिन आपसे भी मेरा सवाल वही है जो मैं राजीव जेटली से बार-बार पूछ रही हूं। सर सुन लीजिए प्लीज सैयद असीम वकार,
सर या तो आप मुझे आप अगर एंकर से लड़ना चाहते हैं। 1 मिनट मैडम, 1 मिनट बोलिए, 40 सेकेंड। एंकर का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, आप बिला फायदे में कूद रही हैं। नहीं सर, आइए मुद्दे पर आइए सर। मैं तो बीजेपी प्रवक्ता की बात कर रहा हूं, आप बिला बेवजह में कूद रही है बीच में। सर एक तो कूदना कुछ नहीं होता है सर, थोड़ा सा भाषा अपनी संभाल लीजिए। मैं महबूबा मुफ्ती बोलने जा रहा हूं। हाँ बोलिए। आप सुनिए मैडम। हाँ सर, भाषा का थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। महबूबा मुफ्ती बोल रहा हूं, थोड़ा सा भाषा का ध्यान रखा कीजिए। कूदना, बैठना, ये सब इस तरह की भाषा में बोला कीजिए सर। आप वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आपका लहजा वही होना चाहिए। ये एक्सपेक्ट करते हैं इस देश के करोड़ों लोग जब आपको सुनते हैं। गीता पे देखिए मैडम, अब हम आपसे नहीं कुछ कहना इस बात को, या तो बोलने दीजिए या फिर आप ही बोलने के लिए बुलाया और तब से आप बोल रहे हैं। दो में से एक काम पूछ सर, तब से करोड़ों लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। आप मुद्दे पर आइए। एक काम कीजिए, जेपी नड्डा के पास, मोदी जी के पास और अमित शाह के पास गीता लेके जाइए और उनसे कहिए कि गीता पे हाथ रख के कसम खाइए कि अगर दोबारा मौका लगेगा तो महबूबा मुफ्ती से आप गठबंधन नहीं करेंगे, चाहे कितनी ही जरूरत पड़ जाए, आप उनके साथ सरकार नहीं बनाएंगे। गीता पे हाथ रख के कसम खिलाइए। देखो मैं मतलब ये जब मौका पड़ जाए तो गठबंधन कर ले, ये जब मौका पड़ जाए तो गले लगा ले, ये जब मौका लग जाए तो टोपी भी पहन ले, सब कुछ कर ले। जब मौका लग जाए तो मदार पे भी चले जाए, जब मौका लग जाए तो मस्जिद भी चले जाए। अच्छा, तो आपको दिक्कत और जवाब हम लोग दें। अच्छा, सरकार आप चलाएंगे, जवाब हम देंगे। नहीं कोई बात नहीं। आप नहीं देंगे जवाब। मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा आप ही कसम खाइए गीता पे हाथ रख के। पूछते हैं मस्जिद नहीं जाते, मजार नहीं जाते, आज खुद कह रहे हैं मस्जिद भी चले जाते हैं, मजार भी चले जाते हैं। अब जवाब तो ले लीजिए सर, जवाब ले लीजिए। खाइए, गीता पे हाथ रख के आप ही कसम खाइए कि आप, ठीक है, नहीं आप मोदी जी की तरफ से कसम खाइए। कौन कसम खाए? कि मैं मोदी जी की तरफ से कसम खा रही हूँ कि आप। सुनिए पहली बात, इधर ध्यान से। सैयद असीम वकार, आप होंगे असदुद्दीन ओवैसी के प्रवक्ता, मैं किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हूं। मेरा सवाल आपको चुप जाता है, वो आपकी दिक्कत है सर। और आपको मेरी काबिलियत इतनी ज्यादा दिख रही है तो चलिए, आपको इतना अच्छा लग रहा है अगर कि मोदी जी के पास मुझे जाना चाहिए और उनसे गीता पर मुझे कसम खिलानी है, मुझे उनसे कहना है सर, तो एक काम कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जनता के मुद्दे उठाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओवैसी साहब की जो सीट है वहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं आप, मुझे लड़वाएंगे चुनाव? लड़वाएंगे? मोदी जी के पास तो मैं गीता लेकर जाऊं, हैदराबाद में तो मैं ज्यादा सेवा कर दूंगी लोगों की, हैदराबाद में तो मैं ज्यादा सेवा कर दूंगी लोगों की सर, जनता की सेवा कर दूंगी और धर्म से ऊपर उठकर कर दूंगी, बराबरी में कर दूंगी। अब सवाल का जवाब ले लीजिए। खूब डिरेल किया आपने, खूब डिरेल कर दिया। ऐसी कोई एम्बिशन नहीं है मेरी, धर्म से दूर रहना चाहती हूँ, राजनीति से, धर्म की। राजीव जेटली प्लीज। हाँ, मैं आदित्य बहुत देर से सुन रहा हूँ वकार साहब को। वकार साहब, इस देश का मुसलमान जिसके नाम पे आप राजनीति करते हैं, इस देश का मुसलमान टीवी पे आपको देख पा रहा होगा, जो हाथ में उसके निवाला होगा ना, वो निवाला भी सरकार ने जो गरीबों को अन्न बांटने की योजना दी है उसके तहत होगा। वो सोच रहा होगा कि सरकार ने मुझे दिया क्या है, और उसके बावजूद जो मेरी ठेकेदारी करने वाले लोग हैं उन्होंने मेरी ठेकेदारी के स्तर पर जाकर करनी शुरू कर दी है। और वो आदमी जो इस देश के अंदर गैर कानूनी काम करता होगा, वो जरूर महसूस करता होगा कम से कम मेरे पास वकील तो है, टीवी पर भी बैठ के मेरे लिए लड़ाई लड़ते हैं। हर व्यक्ति जो गैर कानूनी काम करता है, जिनके ऊपर आप मुसलमान का ठप्पा लगाकर अपनी दुकान चलाते हैं और जिनकी दुकान आप चलवा देते हैं, वो भी महसूस करता हुआ ये अच्छी बात है। आज मेरे साथ वो लोग खड़े हैं जो राजनीतिक पार्टियों से आते हैं, मेरे धंधे को कम से कम आगे तो बढ़ाएंगे। इस देश में आपकी दादी सड़क पे खड़े हुआ करती होगी, अगर उनको पेंशन में लेनी पड़ती थी, सड़क पे धूप में खड़े होकर लेकर आती थी। आज बताइए, एक भी मुस्लिम महिला से, एक भी वृद्ध व्यक्ति से, जो मुसलमान हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, आज तक वो क्या सड़क पर खड़ा हुआ अपने अधिकारों के लिए? देश के प्रधानमंत्री ने उसके मोबाइल के अंदर वो अधिकार दे दिए, उनके प्रधानमंत्री ने उनके मोबाइल में वो बेनिफिट पहुंचा दिए, उनके घरों तक राशन पहुंचा दिया, उनके घरों तक आपसे महबूबा मुफ्ती को लेकर सवाल पूछ रहे थे, वो आपसे महबूबा मुफ्ती को लेकर सवाल पूछ रहे थे, उस पर मैं वापस आपका जवाब लूंगी, उस पर वापस आपका जवाब लूंगी। शौकत चौधरी और उसके बाद सबूई खान, प्लीज जल्दी जल्दी। जी आप मुझसे कह रही? शौकत चौधरी आप ही का नाम है सर, आप बार बार हाथ उठा रहे थे। जी मैडम, मैं ये कहना चाहता था, जम्मू में रूपनगर में 3 महीने पहले, 100 साल पहले, 100 से ज्यादा, 100 साल से पहले से वो फैमिलीज वहां रह रही थी।
उनको 100 साल से ज्यादा अरसा के बाद अब गवर्नमेंट को याद आता है कि जनाब यहां से आपको एविक्ट किया जाएगा क्योंकि आप इलीगल यहां पर बैठे। बठिंडी जहां पर आज से 50-60 साल लोग जो हैं पहले बैठे हुए हैं, जिनके 2-2, 3-3 जनरेशंस जो हैं वो आगे निकल चुकी हैं, वहां रह रही हैं, उनको वहां से उनके मकान गिराए जाते हैं, उनकी दुकानें गिराई जाती हैं और उनको वहां से बाहर निकाला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कानून भी है लेकिन कानून को इस्तेमाल वहां किया जाता है जहां पर मुस्लिम की दुकान या मकान या उसका कारोबार होता है। अच्छा। तो जब आप सेलेक्टिवली किसी जगह को इलीगल करार देते हैं, क्योंकि आपके हाथ में सरकार है, इसलिए आपको जहां जिसको गिराना है उसको आपको इलीगल करार दिया जाता है। हालांकि हिंदुस्तान का कानून कहता है कि आपके पास एडवर्स पोजीशन का कानून है। अब अगर कोई अच्छा, हिंदुस्तान का कानून अवैध निर्माण पर क्या कहता है शौकत चौधरी? और वो तस्वीर फिर से ले आइए जरा, श्रीनगर से प्रोटेस्ट की जो तस्वीर थी, अभी शौकत चौधरी कह रहे थे सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, वो तस्वीर भी जरा सा दिखा दीजिए। सब देख लीजिए, तस्वीर चल रही है, आप तस्वीर देख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, तस्वीर देख लीजिए। अवैध निर्माण पर अभी आप जो कानून बता रहे थे ना, अवैध निर्माण पर इस देश का कानून क्या कहता है, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपसे जानूंगी। सुबोई खान उससे पहले, सुबोई खान उससे पहले, सुबोई खान प्लीज। जी अदिति, मैं बहुत देर से सबको सुन रही थी, मुझे प्लीज 2 मिनट बोलने दीजिए। जी जी अदिति, सबसे पहले तो मैं ओवैसी साहब की स्टेटमेंट पर आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भारत का पढ़ा लिखा मुसलमान उनकी बातों पर कंफ्यूज हो। देखिए, वो या तो राजनीति करते करते वकालत भूल गए हैं या फिर जानबूझ के जो है डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट्स हैं कि अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी स्टेट की होती है, हमारी नहीं। अगर सरकार अतिक्रमण हटा रही है या उसको हटाने की कोशिश की तरफ कुछ कदम भी चल रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की या जुडिशरी के खिलाफ कैसे जा रहा है, ये ओवैसी साहब की स्टेटमेंट मुझे समझ में नहीं आई। दूसरी बात, पता चला कि जहांगीरपुरी में कुछ हिंदू भाइयों के भी घर ढहा दिए गए, तो डेफिनेटली ये कोई एक सेलेक्टिव पनिशमेंट किसी एक संप्रदाय के खिलाफ नहीं चल रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, यहाँ पर घुन के साथ गेहूं पिस रहा है। मुझे उन लोगों के लिए दुख है जो बेगुनाह लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रही है, लेकिन स्थिति ऐसी बन गई है अदिति कि उसके अलावा कोई चारा आगे नजर नहीं आ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बीजेपी को भी एक सलाह देना चाहती हूँ कि ये बुलडोजर चलाने के बजाय अगर आप एनआरसी को एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी की तरह लागू करें तो देश के लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अदिति, कुछ इलाके देश में ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं, जत्थे के जत्थे है, बांग्लादेशी कॉलोनीज बसी हुई है, रोहिंग्या, घुसपैठिए कभी सीएनआरसी में भीड़ तंत्र की तरह सड़कों पे उतर आते हैं। जामिया में सोचिए 37,000 की तादाद में दंगाई थे, जिसमें से सिर्फ 3,000 स्टूडेंट्स थे। 27,000 लोग कहां से आए थे? ऐसे बहुत सारे घुसपैठिए बसा दिए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय ताकतें हम लोगों को आपस में संप्रदाय के नाम पे लड़ाकर देश में सिविल वॉर कराने की कोशिश कर रही है, और ये घुसपैठिए उस सिविल वॉर में आग लगा देंगे देश के अंदर। मैं मांग करती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, हमारी केंद्र सरकार से, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया जल्दी से जल्दी एनआरसी देश में लागू की जाए। और ये मेरा ही नहीं अदिति, ये हम लोग जब प्रवास करते हैं पूरे देश की मांग है। हम देश में घूमते हैं, हमें नहीं पता हमसे 100 मीटर की दूर पे कौन रह रहा है, कौन अपने कपड़ों में छुपाकर हमें मारने के लिए क्या लेकर आ रहा है। हमारे देशवासी वो नहीं करेंगे, लेकिन इन घुसपैठियों को हटाना बहुत जरूरी है। और मैं डिबेट पे पैनल पे बैठे हुए वकार साहब, संजीव जी, शौकत जी और कादरी साहब से भी पूछना चाहती हूँ कि अगर उन घुसपैठियों को हटाने के लिए एनआरसी लागू किया जाता है तो क्या आप साथ देंगे? ठीक है, पहले सैयद असीम वकार, फिर मौलाना कादरी। ठीक है, जवाब ले लीजिए। पहले सैयद असीम वकार, फिर मौलाना कादरी। सैयद असीम वकार, आवाज आ रही है? मौलाना कादरी। पहले तो मैं सुबही खान को ये कहना चाहूंगा कि ये जो सीए एनआरसी की बात कर रही थी, ये कानून ही गलत है, क्योंकि हमारे संविधान में किसी भी मजहब के नाम पर कोई कानून नहीं बन सकता।
और इसके अंदर एक धर्म एनआरसी विशेष की का पूरी नाम परिभाषा, फुल फॉर्म भी पता है आपको कादरी साहब? एनआरसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। दुनिया के हर देश में एनआरसी होता है। दुनिया के हर देश में एक रजिस्टर होता है कि कौन सिटीजन है, कौन नहीं है। नागरिकों की कुछ अधिकार होती है। भारत के नागरिक है, मैं भारत के नागरिक हूँ, करोड़ों मुसलमान भारत। जवाब ले लीजिए उनका, प्लीज जवाब ले लीजिए। सुबोई उनका जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए प्लीज मौलाना कादरी। मैं आपके बीच में नहीं बोला मैडम। तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सीए हो या एनआरसी हो, जो कुछ भी हो, अगर आपके यहाँ घुसपैठिए आप जिसको कह रहे हैं, और अगर हकीकी माना में घुसपैठिए है और हमारे देश के लिए घातक है, तो आप सबको निकालिए। फला मुल्क से फला विशेष धर्म का आया है, उसको नहीं निकालेंगे, फला को निकाल देंगे। हमको ऑब्जेक्शन इस पर है, अगर घुसपैठिया है तो सारे घुसपैठिए है, चाहे वो किसी धर्म से वाबस्ता रहे। ये बात को आप क्लियर रखें। और मैं ये चाहूंगा कि फिल्म जो हमारे हिंदुस्तान के हालात है, मैं इस पर कुछ बात बोलना चाहती हूँ। एक सेकंड में जल्दी जल्दी एक कमेंट लूंगी, पहले सैयद असीम वकार का और शौकत चौधरी का, उसके बाद सुबोई खान, प्लीज जल्दी जल्दी। सैयद असीम वकार, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, इनका आपकी आवाज आ रही है सर? आप अगर मुझे सुन पाए जल्दी से आपका जवाब सर। शौकत चौधरी जी, मेरा ये कहना है कि अगर घुसपैठियों को अगर मुल्क से बाहर निकालना है, हमारा उसमें बिल्कुल जो है वो कॉपरेशन रहेगा, प्रोवाइडेड कि आप 1947, 1965 और उसके बाद वाले जितने भी घुसपैठिए हिंदुस्तान में आए हैं, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, और चाहे वो किसी टाइम पे भी जो है वो आए हों, 1947 से लेकर आज तक, उन सबको बाहर करिए। और हम आपके साथ हैं, हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के साथ, सबको निकालिए बाहर। तो कहाँ है घुसपैठिए? कहाँ जहां भी है निकालिए उनको बाहर। तो सर सुबोई खान का सवाल शायद आपने ध्यान से सुना नहीं। पाकिस्तानी रिफ्यूजीज जो हैं, फिर उनको भी निकालिए बाहर। जम्मू कश्मीर में कितने हैं देख लीजिए, और पूरे हिंदुस्तान में कितने होंगे वो भी देख लीजिए। उन सबको निकालिए बाहर। बांग्लादेश के हैं उनको भी निकालिए बाहर, और कहीं नेपाल के हैं उनको भी निकालिए बाहर। सबको निकालिए, हम आपके साथ हैं। आपको शायद घुसपैठिए का फर्क, घुसपैठिए का मतलब नहीं पता शौकत चौधरी। आप हर घुसपैठिया जैसे शब्द को भी आप रिलीजियस प्रिज्म में देखते हैं। ये चश्मा आपके पास है, मेरे पास नहीं है। नहीं, चश्मा आप ही के पास है, तभी महबूबा मुफ्ती को नहीं, वो तो राजनीतिक पार्टियों के पास ही है शौकत चौधरी। वो इसलिए आप लोगों के पास क्योंकि आपकी वोट बैंक की मजबूरी है, आपकी तो वोट बैंक की मजबूरी है। आपको तो जम्मू कश्मीर में चुनाव की चिंता हो रही होगी कि पता नहीं कब चुनाव होने लगे तो वोट का क्या होगा। तभी तो महबूबा मुफ्ती को बस मुसलमानों के घर गिराए जाने की बात दिखाई दे रही है, उन्हें सिर्फ मुसलमानों का रोजगार छीनने की बात दिखाई दे रही है। अवैध निर्माण पर एक्शन लिया जाता है तो उन्हें सिर्फ मुसलमान ही ढूंढती है, उसमें भी इलीगल कंस्ट्रक्शन में भी मुसलमान ढूंढती हैं आपकी नेता, और आप कहते हैं हम रिलीजियस प्रिज्म से नहीं देखते। इतना तो झूठ मत बोलिए, इतना झूठ मत बोलिए संजीव सिंह प्लीज। अदिति जी, मैं ओवैसी साहब के आने के पहले भी सवाल पूछा तो उसका जवाब नहीं मिला। 3 सवाल है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय राजीव जेटली जी से। मुझे ये बता दें, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई पे चर्चा हो रही है, आईपीसी सीआरपीसी की किस धारा में लिखा है कि किसी व्यक्ति को अगर पुलिस ने ही आरोपी बनाया, प्रशासन ने, तो उसका घर आप गिरा देंगे? नंबर 1। दूसरी चीज, अभी आपने महबूबा मुफ्ती उनकी चर्चा की, ये वही लोग हैं, ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, कि जो अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देने की बात करती थी, वहां 3.5 साल सरकार बीजेपी ने चलाई, जहां पे वंदे मातरम गाने से भारतीय जनता पार्टी के विधायक को रोक दिया गया था कश्मीर की विधानसभा में। और तीसरा सवाल महत्वपूर्ण है कि मैं भी हिंदू हूं, थोड़ा यह बताएं कि हिंदुओं के नौजवानों को, लड़कों को धर्मांधता के चक्कर में उनको अपने धर्म का हथियार क्यों बना रखा है? किस रामनवमी में, किस हनुमान जयंती में,
लोग राइफल, कट्टे और तलवार लेकर के चलते थे, थोड़ा ये बताएं। और उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, यहाँ पे सुल्तानपुर के एडीजे ने अपनी जमीन को बचाने के लिए, जिनका नाम है श्री मनोज शुक्ला, बुलडोजर के सामने अदिति जी गिर गए थे इसी योगी सरकार पार्ट 2 को बनने पे। आप बताइए, जहां पे अपर जिला जज न्याय मांगते हुए बुलडोजर के सामने गिरा हुआ है, कह रहा हमारे साथ न्याय करिए, वहां कौन सी आप न्याय की व्यवस्था करते हैं? और मुझे लगता है कि अगर बुलडोजर पे ही सारी चीज होनी है तो आज से सुप्रीम कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक बंद कर दीजिए। अच्छा, तो अभी आप बता रहे थे इन्होंने सरकार चलाई थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में आपकी क्या राय है? मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के बारे में आपकी क्या राय है? इन्हीं महबूबा मुफ्ती के पिता है ना वो? हाँ, वो कनेक्शन आप भूल गए सर, वो कनेक्शन शायद आप भूल गए। वो कनेक्शन आपको भी याद होना चाहिए। नहीं, मुझे तो याद है, इसीलिए मैं आपको याद दिला रही थी। 89 से वो कनेक्शन मुझे याद है, इसीलिए मैंने आपको याद दिलाया। 89 से शुरू करो। अब आप जवाब ले लीजिए राजीव जेटली से। राजीव जेटली से जवाब ले लीजिए। कैसे सैयद हसीम वकार तक आवाज जा रही है? राजीव जेटली, अदिति, इस लबोलुबाब अगर इस डिबेट का देखें तो ये निकलता है कि अगर किसी ने कहीं पर कोई पत्थरबाजी करी और उसको कोई अवैध कब्जा भी उसने कर रखा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और अगर इस तरीके की भावना, इस तरीके की स्टेटमेंट और ये राजनीतिक पार्टियां इसी रूप में बोलती चली गई तो हर व्यक्ति जो अवैध कब्जा करेगा जेब में 4 पत्थर लेके चलेगा, 4 पत्थर लेकर चलेगा। जहां हनुमान जी की मूर्ति नजर आई उसको मारेगा, जहां मंदिर नजर आया उसको ऊपर पत्थर फेंक कर जाएगा। उसे मालूम है कि ये राजनीतिक पार्टियां मेरे साथ खड़ी हो जाएंगी। अगर ये आधार होगा किसी के बचाव का तो उसका सीधा सीधा मतलब ये है, ये आधार की सरकार उसके पास। मैंने आपसे कहा कैटेगराइज किया पहले, मैंने यार सुनो चाहिए, आप बोल रहे थे ना, मैंने सुना आपको, आप बोल रहे थे मैंने सुना आपको। अगर आपने कैटेगराइज किया केवल उन्हीं लोगों के ऊपर ये बुलडोजर क्यों चल रहे हैं जिन लोगों ने इस तरीके से पत्थरबाजी करी या हमने जो धार्मिक जुलूस निकाले उनके ऊपर अटैक किया, अगर आप उनके पक्षधर हैं, अगर आप उनके पक्षधर हैं तो कहीं ना कहीं आप उनका मनोबल। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या इतना वोट बढ़ गया है मुसलमानों का देश में? तो इतने प्लीज एक बारी में एक ही आवाज, एक बारी में एक आवाज प्लीज, प्लीज एक बारी में एक आवाज प्लीज। सैयद हसीम वकार जी जी। नहीं, देखिए, मैंने बहुत वाज़ेह तौर पर सवाल पूछे थे, बहुत जायज सवाल पूछे थे, लेकिन आपने एक का भी जवाब राजीव जेटली जी को नहीं देने दिया। ये अच्छी बात नहीं है मैडम। मैंने जो पूछा राजीव जेटली जी से, आपने उनको जवाब नहीं देने दिया। दूसरी बात, मैंने आपसे बहुत सीधी सी बात की, बॉस ना बैठे होते तो मैं आपसे इसी देश की बात कर रहा हूँ। पीडीपी बहुत बुरी, मैं भी कह रहा हूँ। बत्ती जला के चले गए थे, वो आपने देखा है ना, वो बत्ती खींच के आग लगा दो धीरे धीरे जलती है, जो वो पहले ही आग लगा के चले गए थे। उसके बाद आप शिष्टाचार की बातें कर रहे हैं, अगली हकीकत तो वो बयां कर गए थे। मुझे जवाब तो उनका देना था। ओवैसी साहब जो बात रख के गए, मुझे लगा आप उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन मुझे लगता है आपकी नाराजगी ओवैसी साहब से इस बात को लेकर जरूर हो सकती है कि जो मेरा अधिकार था बोलने का तो वो कैसे बोल के चले गए, तो इसलिए आपको उससे अलग वर्जन लेके चलना था। ये मुसीबत आज आपकी, आज आपने अपना वर्जन चेंज कर दिया। नहीं तो ऐसी बात नहीं करते आप, अब भी वही लैंग्वेज फॉलो करते हैं जो ओवैसी साहब कह रहे होते हैं। सर, मेरी बात का जवाब तो आपके प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी साहब और गृह मंत्री अमित शाह नहीं दे पाएंगे। आप तो किसी खेत की मूली नहीं है। ओवैसी साहब का मुकाबला मोदी जी नहीं कर पाएंगे। जवाब देंगे वकार साहब। और अगर गारंटी, अगर आपको यकीन है तो प्रधानमंत्री जी से 1 घंटे की डिबेट करा दीजिए टीवी पर बैठ करके। और ओवैसी साहब नहीं, अगर आपको बड़ा कॉन्फिडेंस है तो 1 घंटे की डिबेट करा दीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा किसका नेता कितने पानी में। 1 घंटे की डिबेट ओवैसी साहब की मोदी जी से करा दीजिए, रिक्वेस्ट डाल दीजिए। आप मोदी जी से क्यों किए? हम बैठे नहीं यहाँ पर। सैयद हसीम वकार, मेरे पास समय की कमी है, लेकिन आपको ये बताते हुए कि हर सवाल का जवाब पॉलिटिकल ओपोनेंट से आपसे मैंने लिया। और सुनिए सर, ओवैसी साहब को खुला मंच दिया था सर, वो 4 सवाल सुनकर चले गए सर, क्योंकि उनसे काउंटर क्वेश्चन स्टार्ट हुए सर। आप 1 घंटे की डिबेट की बात कर रहे हैं, ठीक है सर, उसके लिए सवाल भी सुनने पड़ते हैं सर। भाषण नहीं होती 1 घंटे की डिबेट, उसमें सवाल भी सुनने पड़ते हैं, उन सवालों के भी जवाब देने पड़ते हैं। कोई बात नहीं सर, थैंक यू सो मच। अभी प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.